गुड मॉर्निंग। चलिए आज बायोलॉजी का क्लास शुरू करते हैं। बायोलॉजी 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 को दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को पहला भाग में बांटा गया है जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान, जूलॉजी। और दूसरा आपका बांटा गया है पादप विज्ञान। पादप विज्ञान बॉटनी में बांटा गया। बायोलॉजी का जनक अरस्तु को माना जाता है। बायोलॉजी का जनक अरस्तु को माना जाता है। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है। बायोलॉजी के जनक अरस्तु है। बायोलॉजी के जनक अरस्तु। बायोलॉजी के जनक अरस्तु। सबसे पहले पृथ्वी पर आपका जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधा हैं, उनके बारे में सबसे पहले ज्ञान अरस्तु ने करवाया। इसीलिए बायोलॉजी का पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। तो बायोलॉजी का पिता आपको समझ में आया? देखिए, आपको नोट करने का एक मिनट भी टेंशन नहीं लेना है, एक सेकेंड का भी टेंशन नहीं लेना है। हम आपको 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखा देंगे, ठीक है? इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ये आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का बायोलॉजी क्लास होगा। आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का बायोलॉजी क्लास है, ठीक है? इसलिए ध्यानपूर्वक आप समझिए और लिखने का प्रयास नहीं कीजिए। लिखाएंगे हम, लिखने का हम अभी समय देंगे आपको। जिस टाइम हम आपको बोलेंगे कि बाबू लिख लीजिए, उस टाइम में लिखिएगा। अभी फुल फोकस होना चाहिए समझने पर। फुल फोकस कहाँ दिमाग आपको लगाना है? समझने पर ही। तो आपका बायोलॉजी का सबसे पहले ज्ञान कौन कराएं? अरस्तु ने। इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं। आपका बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। एक जूलॉजी, एक बॉटनी। एक जूलॉजी, एक बॉटनी। एक जूलॉजी, एक बॉटनी। तो बायोलॉजी को कितने शाखाओं में बांटा गया है? दो शाखाओं में बांटा गया है। बायोलॉजी को कितने शाखाओं में बांटा गया है? दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। आपको मेरे साथ बोलते जाना है। बोलने से क्या होता है कि बोलने का मेमोरी एक अलग होता है, लिखने का मेमोरी अलग होता है, सुनकर याद करने का मेमोरी अलग होता है। तो अगर आप पहले ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उसके बाद लिखिएगा, तो आपका दोनों मेमोरी सेट हो जाएगा। इसलिए हमारे साथ बोलकर भी याद कीजिए, लिखाएंगे तो लिख कर भी होगा, फिर बाद में आप रिवीजन कर लीजिएगा, एकदम माइंड में सेट हो जाएगा, है कि नहीं? तो आपको ये ध्यान रखना है। तो बायोलॉजी का जनक अरस्तु। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला जंतु विज्ञान, दूसरा बॉटनी। पहला जंतु विज्ञान, दूसरा बॉटनी। पहला जंतु विज्ञान, दूसरा बॉटनी, ठीक है? पहला जंतु विज्ञान, दूसरा बॉटनी। इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी, दूसरा को कहते हैं बॉटनी, ठीक है? इसमें थोड़ा सा आपको उत्पटांग लगेगा। पादप। पादप माने होता है पेड़ पौधा। पादप माने क्या होता है? बायोलॉजिकल भाषा में उसे पेड़ पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल भाषा में इसे पेड़ पौधा कहते हैं। पेड़ पौधा को पादप कहा जाता है, ठीक है? तो पादप का अध्ययन करेंगे। पेड़ पौधे का अध्ययन बॉटनी में किया जाता है। चलिए, अब उसके बाद है कि इनके जनक कौन है? तो जूलॉजी के जनक भी अरस्तु हैं। जूलॉजी के जनक भी अरस्तु हैं, ठीक है? अभी सिर्फ समझिए, सिर्फ बार बार हम बोल रहे हैं, अभी लिखना नहीं है, ठीक है? तो जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पेड़ पौधे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दिया था, ज़्यादा जीव जंतु के बारे में जानकारी दिया था। इसीलिए बायोलॉजी का जनक के साथ साथ इनको जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। इसीलिए आपसे पूछेगा, प्रश्न पूछेगा बाबू कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो वो भी अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो वो भी अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। तो आपका पूछेगा पादप विज्ञान का जनक कौन है? तो थियोफ्रस्टस। 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 पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस। पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस, ठीक है? पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस। पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रस्टस।
थियोफ्रेस्टस। तो आपका इतना हो गया, समझ में आया। अब आपका हम शुरू करेंगे जंतु विज्ञान। क्या शुरू करें? जंतु विज्ञान शुरू करें। जंतु विज्ञान शुरू करें तो चलिए जंतु विज्ञान शुरू करते हैं। जंतु विज्ञान में पहला आपको पढ़ना है सेल। पहला क्या पढ़ना है? सेल। सेल मतलब होता है कोशिका। सेल में क्या होता है? कोशिका। क्या होता है? कोशिका। कोशिका का नाम आपने सुना होगा। जितने भी पेड़ पौधा हैं या जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधा हैं या जितने भी जीव जंतु हैं, उनका सभी का शरीर किन से मिलकर बना हुआ है? कोशिका से मिलकर बना हुआ है। किन से मिलकर बना हुआ है? कोशिका से मिलकर बना हुआ है। किन से मिलकर बना हुआ है? पूरा हमारा शरीर जो बना है, आपका देख रहे हैं, त्वचा है, हड्डी है, मांस है, आँख है, नाक है, बाल है, सब कोशिका से मिलकर बना है। लेकिन कोशिका का प्रकार अलग अलग है, वो बात अलग है। बाल का कोशिका अलग है, नाखून का कोशिका अलग है, त्वचा का कोशिका अलग है, हृदय का कोशिका अलग है, लीवर का कोशिका अलग है कि नहीं? तो इस प्रकार त्वचा का कोशिका और पेड़ पौधे का भी शरीर बना हुआ है। पेड़ पौधा देखते हैं, पेड़ पौधा बना हुआ है, तो पेड़ पौधा के भी अलग कोशिका होता है। तो कुछ होता है जो भी जितने भी पेड़ पौधा, जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। तो कोशिका, चलिए अब कोशिका का अध्ययन करते हैं। कोशिका का अध्ययन करते हैं, ठीक है। कोशिका हम लिखाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ध्यान पूर्वक पहले समझिए, उसके बाद आपको लिखाया जाएगा। देखिए कोशिका, 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 सेल, इंग्लिश में कहते हैं सेल और हिंदी में क्या हो गया? कोशिका। तो कोशिका का अध्ययन को पहले आप समझिए कि क्या होता है। साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका को जीव का इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकाई। सजीव की सबसे छोटी इकाई, यानी सजीव की सबसे छोटी इकाई यूनिट, इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, इकाई कहते हैं। किसे कहते हैं? तो कोशिका को कहते हैं। सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। या जीव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। इकाई कहने का मतलब है कि कोशिका, देखिए कोशिका का आकार, मानव कोशिका का आकार वृत्ताकार होता है। ये मान लीजिए कोशिका है, तो इनमें बहुत सारा अंग होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वाइकोल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER आपका, फिर हो गया राइबोसोम, फिर आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वाइकोल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, फिर आपका हो गया न्यूक्लियस। तो इन सारे अंग रहने के कारण ये आपका ऊर्जा बना लेता है, ये आपका राइबोसोम प्रोटीन बना लेता है, ये आपका कंकाल का काम करता है, यानी पचकने नहीं देता है, वैकुल्स पानी को सोख लेता है, लाइसोसोम फटे फटे या मर जाने पर जीव को उसे आपको अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ सब क्रिया होता है। सब क्रिया होने के कारण इसे इकाई का रूप दिया गया है। अब मान लीजिए कोशिका, शरीर का सबसे छोटा अंग को आपको राइबोसोम होता है, कोशिका के अंदर भी सबसे छोटा होता है। तो इसको ना इकाई करके क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोशिका में इसमें सिर्फ यह प्रोटीन काम करता है, ना ऊर्जा ले सकता है, ना ये आपका पानी सोख सकता है, ना ये अपने आप को पचा सकता है। तो इसलिए इसे इकाई ना कहते हैं। इकाई कहने का मतलब है कि एक ही छोटा सा अंग जिसे हम क्या कह सकते हैं? काम सब कर सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि मोबाइल होता है ना, मोबाइल होता है ना, तो मोबाइल आपका छोटा बैटरी उसको निकाले, तो मोबाइल का सबसे छोटा अंग बैटरी हो गया, नहीं हुआ। उसमें कैमरा होता है, छोटा छोटा कीट होता है, वो सबसे छोटा अंग हो गया, नहीं हो गया। मोबाइल का छोटा एक रूप, छोटा सा मोबाइल हो गया, वो हो गया। कंप्यूटर, बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता है, उसका भी छोटा छोटा अंग होता है कि नहीं? तो उनका सबसे छोटा अंग जो सभी कार्य को संपादित कर सके, यानी जो मोबाइल का मेन अंग था, यानी बात करने वाला था, वो बात करने वाला को हम अंग को, यानी सबसे छोटे अंग को हम रूप में इकाई कह सकते हैं। वो समझाने की दृष्टिकोण से आपको समझने का प्रयास करना चाहिए कि यहाँ पर यह आपका कोशिका है, और कोशिका का सबसे छोटा अंग, कोशिका में भी आपका राइबोसोम होता है। इसे इकाई इसलिए नहीं कहते हैं कि यह सभी काम को संपादित नहीं करता।
इकाई कहने का मतलब है जो छोटा हो लेकिन सभी काम को संपन्न करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आइए कोशिका, ये आपका कोशिका का छोटा सा रूप आपको दिखाया। उसके बाद आपको कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की सबसे छोटी जीव की इकाई कहते हैं। अच्छा, कोशिका की खोज, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। 1665 ईस्वी में किए, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया। अच्छा भाई, आपका इसमें दो प्रश्न बन जाता है कि जीवित कोशिका और मृत कोशिका, जीवित कोशिका और मृत कोशिका, जीवित कोशिका और मृत कोशिका। तो जीवित कोशिका रॉबर्ट हुक थे जो क्या हो रहा था कि एक बार ये मोजेक नामक रोग का अध्ययन कर रहे थे। तो तंबाकू में मोजेक नामक रोग होता है कि नहीं? तंबाकू में आपका नशीला पदार्थ निकोटीन होता है। तो उसी के अध्ययन में कर रहे थे, कोई बीमारी फैल गई थी। तो मोजेक नामक रोग में आपका अध्ययन करते करते उन्होंने निकाला, तो देखा कि ये क्या है भाई। तो उन्होंने इसका नाम कोशिका रख दिया। क्या किया? कोशिका का खोज की नहीं। लेकिन जब वो उन्होंने खोजा तो वह मृत कोशिका निकल गई। कैसी कोशिका निकल गई? मृत कोशिका तो निकल गई। कैसी कोशिका निकल गई? मृत कोशिका निकल गई। कैसी कोशिका निकल गई? मृत कोशिका निकल गई। तो मृत कोशिका आपका बोलेगा, मृत कोशिका का खोज किसने किया? मृत कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। मृत कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। मृत कोशिका को खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। मृत कोशिका को खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। मृत कोशिका को खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कहीं भी परेशानी, कहीं भी दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ें। उसके बाद आता है जीवित कोशिका। इसी में आता है आपका जीवित कोशिका। क्या आता है? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो एंटोनी लिवेनहॉफ। एंटोनी लिवेनहॉफ ने किया। एंटोनी लिवेनहॉफ ने। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया? एंटोनी लिवेनहॉफ ने किया। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? एंटोनी लिवेनहॉफ ने किया। जीवित कोशिका को खोज किसने किया? एंटोनी लिवेनहॉफ ने किया। जीवित कोशिका को खोज किसने किया? एंटोनी लिवेनहॉफ ने किया। जीवित कोशिका को खोज किसने किया? एंटोनी लिवेनहॉफ ने किया। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? जीवित कोशिका का खोज किसने किया? एंटोनी लिवेनहॉफ ने। आपको मेरे साथ बोलते जाना है, कब याद होगा। मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने। 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 मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, इसके बाद आपका बोलता है कि कोशिका सिद्धांत किसने सिद्ध किया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत दिया स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। चलिए, कोशिका का आपका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। चलिए, इसके बाद आपको लिखाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। हम एक बार थोड़ा सा पूछ लेते हैं आपको। बायोलॉजी का जनक अरस्तु। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक भाग बांटा गया जंतु विज्ञान, एक बांटा गया बोटनी। जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु और बोटनी का जनक थियोफ्रस्टस। फिर आपका आ गया जंतु विज्ञान में कोशिका। कोशिका का अध्ययन कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। कोशिका को खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया? 1665 ईस्वी में। अच्छा, मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक जो खोजा था वो कैसी कोशिका निकल गई थी? मृत कोशिका निकल गई थी। अब याद करने का तरीका क्या? अगर कोई भी छोटा जीव को हुक से निकालिएगा तो मर जाएगा कि नहीं? हाँ, अब मान लीजिए छोटा सा चींटी है, पिल्लू है, उसको हुक से ऐसे टानिएगा, कहीं घुस गया है, उसको टानिएगा तो हुक से निकालिएगा तो फंसेगा, तो उसमें मर जाएगा कि नहीं?
तो हुक ने निकाला तो कैसे कोशिका खोज कर दिया, मृत कोशिका का खोज कर दिया। कैसी कोशिका का? मृत कोशिका को खोज कर दिया। तो आपका एक ट्रिक के तौर पर भी याद रख सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका निकाला वो कैसा कोशिका निकल गया? मृत कोशिका निकल गया। आपका जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। 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 उसके बाद आपका है कोशिका। कोशिका को जीवों की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। फिर कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। फिर आपका कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन एवं स्वान ने किया। फिर कोशिका फिर आपका कोशिका और क्या बताए थे? चलिए यहाँ तक बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर क्या है कि कोशिका पूरे जगत में अगर देखा जाए, पूरे सजीव प्राणी को देखा जाए, पेड़ पौधा सब जितने जीव पदार्थ थे सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका आपका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग के अंडा, ठीक है। फिर आपका इसी में आता है सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, फिर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, फिर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, फिर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा का जो होता है कोशिका सबसे बड़ा। आपको कहने का लग रहा है बड़ा, लेकिन आप उसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते। बिना माइक्रोस्कोप का आप कोशिका को देख ही नहीं सकते, बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से देख ही नहीं सकते। लेकिन वो सब कोशिकाओं में सबसे बड़ा है, इसीलिए इसे सबसे बड़ी कोशिका पूरे ओवरऑल में जीव जगत पेड़ पौधा सब चीज़ को मिला दिया जाए, उनमें आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका, तो कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और उनमें सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है एक ठो मानव में आपको मानव में बोल दे कि सबसे बड़ी कोशिका ठीक है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या दे? मानव में सबसे बड़ी कोशिका कह दे। मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या कहलाएगा? मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या कहलाएगा? आपका शुक्राणु, स्पर्म शुक्राणु, सॉरी सबसे बड़ी ना है ओभम आपका हो गया अंडाणु, ठीक है। जो महिलाओं में पाया जाता है अंडाणु, ओभम, उनकी कोशिकाएं सबसे बड़ी होती है मानव जगत में। और मानव जगत में सबसे छोटी, मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म शुक्राणु। चलिए कितना समझ में आया? मानव में सबसे, आपको पूछ दे कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओभम और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओभम और मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओभम, मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओभम, मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? कहीं भी दिक्कत बाबू? कहीं भी दिक्कत, कहीं भी परेशानी? मेरे साथ बोलते जाइए, मेरे साथ बोलिएगा तभी याद होगा। मानव में आपका सबसे बड़ी कोशिका ओभम और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओभम और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है, मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है। कहीं भी दिक्कत, कहीं भी परेशानी तो नहीं है? हाँ, कहीं भी परेशानी नहीं है। चलिए, अब इसमें आता है बड़ा छोटा तो हो गया। अब मानव में एक ठो और आ जाता है कि मानव में सबसे लंबी, मानव में सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका आपका होता है तंत्रिका तंत्र।
तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र आपका मस्तिष्क में पाया जाता है, जो सबसे लंबी कोशिकाओं में आती है। सबसे लंबी कोशिका आपको पूछ दे, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। इतना समझने में कहीं परेशानी, इतना भी समझने में कहीं परेशानी, इतना समझने में कहीं परेशानी तो नहीं है, कहीं दिक्कत कहीं बाबू? ठीक है। इतना समझने में कहीं परेशानी दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए इसको नोट करा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कोशिका में आपका इतना हो गया, सिर्फ कोशिका से। अभी कोशिका का अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कोशिका में बहुत सारे अंग है, सबको एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, ये आपका कोशिका के बारे में इतना जानकारी आपको जरूरी था। ठीक है, कोशिका में आपका विभाजन भी होता है, जो सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम देखिए नहीं लिखे थे, तारकाय, हिंदी में क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम तारकाय। ठीक है, चलिए जितना हम आपको बताएं आप पहले नोट करा देते हैं, उसके बाद अब आप नोट कर सकते हैं जो अब मैं लिखाऊंगा। ठीक है, कोशिका, चलिए यहाँ पर से लिखाते हैं। पहला है कि कोशिका, कोशिका का अध्ययन, कोशिका, कोशिका का अध्ययन, अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। फिर है कोशिका का खोज, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। फिर आपका है और क्या बताए थे? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। फिर आपका है कोशिका, मृत कोशिका, मृत यहाँ लगा दीजिए, फिर मृत कोशिका, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने ही 1665 ईस्वी में किया। ये आपका कहने का मतलब समझ में आ रहा है? चलिए लिख देते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लिख देते हैं। खोज एक ही चीज़ है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो खोजा था वो मृत कोशिका निकल गई थी। फिर आपका आ गया तीसरा पॉइंट कि जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, कोशिका का खोज आपका एंटोनी लीवेनहॉक ने किया, फिर आपका आ गया कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? प्रश्न क्यों है? पॉइंट दिखा रहे हैं तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। ठीक है, फिर आपका आ गया कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। कोशिका और क्या बताएं थे? सबसे बड़ी कोशिका पूरे जगत में। खाली लिखेगा तो फिर आपको खाली सिर्फ लिख देगा, मानव में लगाएगा तो मानव लिखेगा। ऐसे सबसे बड़ी कोशिका आपका हो गया, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका क्या बताए थे? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडे का अंडा। ठीक है, फिर आपका सबसे छोटी कोशिका,
सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। फिर आपका है मानव, लगा दीजिए सिर्फ मानव में सबसे बड़ी कोशिका मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओभम, अंडाणु हिंदी में लिख देते हैं अंडाणु। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे ओभम तो आप बताना नहीं, ओभम कोशिका अंडाणु होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। फिर आपका है मानव में सबसे छोटी कोशिका आपका स्पर्म, शुक्राणु स्पर्म होता है। चलिए इतना नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। कहीं इतना दूर में परेशानी तो नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए। आपको बोले थे कि हम नोट करने का पूरा समय देंगे, अब आप आराम से नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट हो गया बाबू, नोट करिए, एकदम इत्मीनान से नोट कीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आराम से नोट कीजिए, कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, चलिए मिटा दें, आपको मिटा दें। अरे आपको बुलाइए नहीं, मतलब लिखा हुआ मिटा दें। चलिए इतना दूर तक आपको समझने में कहीं दिक्कत बाबू? आपका हम जितना समझाएं उतना याद करा दिए, दिखा दिए, कहीं भी दिक्कत नहीं है। अब आगे कोशिका के अंदर चलते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर चलने से पहले आप ये फिगर भी ड्रा कर लीजिए। ये फिगर देखिए आपका कोशिका का, क्या है? कोशिका का। इसके बाहर एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। हिंदी में आपको पूछेगा तो क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। यह किस चीज़ की बनी होती है? तो प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है? किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। समझ में आया? उसके बाद आपको बताएं कि कोशिका झिल्ली कैसी होती है, तो अर्धपारगम्य होती है। क्या होती है? पारगम्य होती है। अर्धपारगम्य कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें आवश्यक से अंदर आ सकती है और कुछ है जो चीज़ें बाहर जा सकती है, लेकिन सभी चीज़ें ना अंदर आ सकती हैं ना सभी चीज़ें बाहर जा सकती है। अब मान लीजिए इसमें बहुत सारा अंग आपको बताए थे, न्यूक्लियस है, आपका सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, हाँ इतना वाइकोल्स है। तो इन सारे अंग बाहर आ जाएगा। अगर झिल्ली नहीं रहेगी तो बाहर आ जाएगा।
जैसे आपका छछन्नी देखे हैं, चाय छानते हैं ना, तो चाय बाहर आता, चाय जो मतलब द्रव्य है, द्रव्य अवस्था में रहता है, वो बाहर आ जाता है, और उसका जो मेन होता है चायपत्ती जो गोल गोल होता है वो छन जाता है कि नहीं। तो कुछ चीज़ें आई और कुछ चीज़ें बाहर रह गई कि नहीं। बस उसी प्रकार का छछन्नी टाइप का आपका इसका झिल्ली होता है। कैसा होता है? छछन्नी टाइप का होता है, जिसमें से आपको कुछ वस्तु आ सकती है और कुछ वस्तु नहीं जा सकती है बाहर। तो इसीलिए इसे अर्धपारगम, मतलब आधा वस्तु कुछ कुछ आ सकती है, कुछ कुछ नहीं आ सकती है, न कुछ कुछ बाहर कुछ जा सकती है और कुछ बाहर नहीं जा सकती है। इसीलिए इसे अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। ठीक है। प्लांट में क्या होता है कि इसके बाहर इतना होने के बावजूद इसके बाहर एक दीवार पाया जाता है, जिसे कोशिका भित्ति में क्या होता है? दीवार। भित्ति में क्या होता है? दीवार। क्या होता है? ये आपका हो गया प्लांट सेल। क्या हो गया? प्लांट सेल। प्लांट सेल में दो चीज़ एक्स्ट्रा होता है, इसमें एक होता है प्लास्टिड यानी लवक, और ये आपका कोशिका भित्ति है। अगर ये दोनों निकल गया तो ये मानव कोशिका हो गया, अगर ये दोनों उपस्थित है तो आपका पादप कोशिका हो गया। इसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मतलब कोशिका दीवार। देखते हैं पेड़ पौधा का त्वचा हम लोग से ज़्यादा मजबूत होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि देखते हैं बहुत सारा हमारे शरीर पर क्या है, देखिए कपड़ा पहने हुए हैं, ठंड लगती है तो स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी लगती है तो इसको खोल देते हैं, टेम्परेचर है, फिर आंधी है, तूफान है, बहुत सारा हम लोग झेलते हैं, तो हम उसका सुरक्षा अपना दिमाग होने के कारण कर सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधा क्या कर सकता है? पेड़ पौधा न चल सकता है, न बुल सकता है, तो वो अपने आप को कैसे कवर करेगा? इसीलिए प्राकृतिक का कितना बड़ा दिमाग है। देख रहे हैं कि इसको क्या कर दिए भगवान, पहले से आपको शर्ट पहना के भेजे हैं, कोशिकाओं को ही शर्ट पहना के भेजे हैं कि जाओ तुम्हारा जो बनेगा शरीर, वो बिना कपड़ा पहने भी आप एकदम डटे रहोगे। तो देखते हैं बरसात हो, जाड़ा हो, आंधी हो, तूफान हो, भूकंप हो, सब में आपका एकदम डटा रहता है कि नहीं। उसका कोशिका के पहले भगवान आपका शर्ट पहना दिए हैं। उस शर्ट का नाम क्या है? कोशिका भित्ति है। क्या है? कोशिका भित्ति है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है। और इसके अंदर एक प्लास्टिक पाया जाता है, लवक, हरित लवक आपका होता है, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, और 3 टाइप का होता है, बताएंगे तो बता देंगे आपको। वर्णी लवक, अवर्णी लवक, और एक होता है, अरे देखो इसको प्लास्टिक का निकालिएगा ना, लवक। इसका 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? एक होता है हरित लवक जो आपका भोजन बनाता है, फिर होता है अवर्णी लवक जिसमें कोई कलर नहीं होता, वर्णी लवक, वर्णी यही नहीं याद आ रहा था, वर्णी लवक जिसमें फल उल देखते हैं, फल फूल आपका रंग बिरंगे हो जाता है, लाल पीला ब्लू हरा, ये सब किसके वजह से? वर्णी लवक के वजह से। ये होता है अवर्णी लवक, ये आपका जड़ में पाया जाता है, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, ये श्वेत पाया जाता है। और ये हरित लवक जो आपको देखते हैं पत्ती और तना में पाया जाता है, हरा हरा दिखता है। तो ये आपका चैप्टर आपका चालू करेंगे, प्लास्टिड तो आपको बताएंगे। अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जब ये देखिए मानव कोशिका हो गया, ये आपका जंतु कोशिका, पादप कोशिका हो गया, और मानव कोशिका में सिर्फ झिल्ली पाया जाएगा, और इसमें झिल्ली भी पाया जाएगा और साथ में साथ कोशिका भित्ति पाया जाता है, इसीलिए एक्स्ट्रा मजबूत होता है। पेड़ पौधा को एक्स्ट्रा मजबूती की चाहिए ज़रूरत, इसलिए प्राकृतिक ने उन्हें पहले से शर्ट पहना के भेजा। उस शर्ट को क्या नाम रखें? कोशिका भित्ति। समझ में आ रहा? शर्ट नहीं पहना के भेजा, हम आपको समझाने के, याद करने के दृष्टि से बता रहे हैं कि इसको जो प्राकृतिक ने शर्ट पहना के भेजा उसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। ठीक है। तो ये कैसी होती है? कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य। ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। अब कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इतना समझने में दिक्कत, क्या क्या लिखा है? कोशिका झिल्ली, कोशिका के बाहर पाए जाने वाले परत को क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं। ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। ये कैसी होती है? अर्धपारगम होती है। फिर आपका बताएं कि कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के ऊपर पाए जाने वाले परत को कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, आपको 5 पॉइंट पहले लिखा देते हैं।
आप ऐसे भी लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जंतु कोशिका में झिल्ली पाया जाएगा और पादप कोशिका में दोनों पाया जाएगा। चलिए इतना लिखा देते हैं। पहले क्या लिखा देंगे कि कोशिका के बाहर पाए जाने वाले परत को कोशिका के बाहर पतली परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं, झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर आपका दूसरा पॉइंट क्या बताए थे? कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। फिर आपका है कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम होती है। फिर आपका है कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज बनी होती है। चलिए नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, तब तक हम इनको डाल देते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। कहीं परेशानी तो नहीं है समझने में? कहीं परेशानी तो नहीं ना बाबू? आपको नोट करने का पूरा समय दीजिएगा, आप आराम से पहले समझिए, उसके बाद नोट करिएगा, ठीक है। समझने में कहीं भी दिक्कत हो, कहीं परेशानी हो, आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। कितना नोट हो गया? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।